नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 11वीं की शाश्वती। जो हम पढ़ रहे थे उसी का हमारा पाठ चल रहा था मानो ही महताम धनम, अर्थात जो मान सम्मान के लिए अपना सम्मान अभिमान स्वाभिमान ही सबसे बड़ा धन होता है। इसी पाठ के आज हम आपको लेकर के आए हैं क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न, अर्थात एमसीक्यूज। कुछ ऐसे प्रश्न जिनके 4 विकल्प रहेंगे, 4 विकल्पों में से एक उत्तर उनका सही होगा, वो आपको देना होगा, मुझे नहीं, मैं केवल बताऊंगा। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा विलंब नहीं करेंगे और आज इस पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। लिखा हुआ है कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक मानो ही महताम धनम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना? आगे चलें। ये पहला पार्ट, वो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, ऊपर लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्नाह। ठीक है ना? और पहले प्रश्न का पहला ही हमारा देखें आंसर क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखते हैं। जो भी होगा वो आपको देखना है। देखें, अयम पाठः कस्य ग्रंथस्य अवतरितोस्ति। अब पहली बात, इससे पहले इसको हल करने से पहले इसका अर्थ भी मैं बताऊंगा अभी प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा समय देकर के एक कहानी पढ़ लीजिए। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक, लेकिन उससे पहले भी एक बार पुनः आप उसको अपने माइंड में क्या कर लीजिए, एक जिसे रिवीजन कहते हैं ना, एक बार आवृत्ति कर लीजिए, पुनरावृत्ति कर लीजिए कि आखिर इस पाठ में है क्या, इस पाठ के लेखक कौन है, इसमें वर्णन क्या क्या हो रहा है। ये सारी चीजें आप एक बार क्या कर लें, पुनरावृत्ति कर लें, जिससे कि आने वाले प्रश्न जितने भी होंगे, देखिए एक बात और याद रखना कि मैं जो बोल रहा हूं वो आगे आपको मिलेगा। आप जो मैं बोल रहा हूं वो आप अच्छे ध्यान से सुनेंगे तो आगे आने वाले प्रश्न भी आपसे क्या है, बनते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आप देखें कि जो हमारा मानो ही महताम धनम पाठ है, ये महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत के 131 और से लेकर के 134 अध्यायों के बीच का वर्णन इसमें किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? 131 अध्याय से लेकर 134 अध्यायों के बीच का वर्णन इसमें किया गया है। और यहां पर कुंती के एक ऐतिहासिक और जो उसके स्वावलंबी बनने का, कुंती का जो एक वाचन था, उसके पुरातन इतिहास को दोहराते हुए विदुरा अपने पुत्र से पुनः विदुरा जो उनका पुत्र था वो सिंधुराज से युद्ध परास्त हो जाता है। युद्ध में क्या हो जाता है? परास्त हो जाता है। सिंधुराज एक राजा था और उससे सिंधुराज से विदुरा का पुत्र क्या हो जाता है? परास्त हो जाता है। तो उसी सिंधुराज से क्या कहती है कि तुम्हें अपना क्या करना है, स्वाभिमान, जो आपका एक बार आपका स्वाभिमान चला गया है परास्त होने पर, तो कायरों की भांति बैठ कर के नहीं रहना है, पुनः अपने स्वाभिमान को क्या करना है, स्थापित करना है, क्योंकि कायर पुरुषों की इस संसार में कोई जगह नहीं है। ऐसी सारी चित्रता वर्णता इसमें पूरे पाठ में की गई है। ठीक, तो क्योंकि यहां पर अपने पुत्र को वो बहुत बुरे शब्द, कठोर शब्द, कटु शब्दों का भी प्रयोग करती है। कौन? विदुरा। और ऐसा नहीं है कि विदुरा अपने पुत्र से प्रेम नहीं करती है, लेकिन वह अपने पुत्र को स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए क्या करती है? जागृत करती है। जो सुसुप्त अवस्था है, उस सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में क्या है, लाने का प्रयास किया जा रहा है इस पाठ के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं पहला पाठ। पहला प्रश्न है अयम पाठः कस्य ग्रंथस्य अवतरितोस्ति। अयम माने यह, पाठा माने पाठ, यह पाठ कौन सा? मानो ही महताम धनम। अयम पाठा कस्य, कस्य में यहां षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अब पूछोगे आपकी एक कस्य में षष्ठी विभक्ति कैसे लगी है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह अगर आपको बनाना है, ये प्रश्नवाचक अगर आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता है, क्योंकि आपके पाठ पुस्तक में प्रत्येक अभ्यास कार्य में यह भी दिया हुआ है कि प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना। ठीक, और प्रश्न निर्माण करने के लिए ये हमारा जो किम का रूप है, ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, हर प्रश्न में किम के रूप जरूर मिलते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कीदृशा हो गया है, और कहा हो गया है, और कुत्र हो गया है, तो ये कुछ अलग से लगाए जाते हैं
ठीक, कस्मात, लेकिन ये सारे हमारे क्या हैं, रूप हैं, सर्वनाम। किम माने होता है क्या, किम का मतलब होता है क्या, और क्या शब्द जहां लग जाता है वहां क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो किम के रूप चलते हैं तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन सर्वनामों का नहीं होता। ठीक, ये हमारी विभक्तियां हैं। आपको भी पता है कि किसी भी शब्द रूप को चलाने के लिए 7 विभक्तियों की आवश्यकता होती है और 3 वचनों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो यहां पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये इस प्रकार से हमारा फॉर्मेट रहेगा और इस प्रकार से हमारे किम के रूप चलेंगे। तो यहां जो हमारा रूप आया हुआ है वो षष्ठी एक वचन का रूप है। तो देखते हैं कि कैसे इन्होंने रूप लगाया है। किम का रूप चलेंगे तो कहा, कम, केन, का, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्मात, कस्य, कस्मिन। ये हमारे एक वचन के रूप हो गए पूरे। द्विवचन में कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। यहां आ जाएगा काह, कान, कान, कैः, केभ्या, केभ्या, केसाम, केसु। देखें जरा इधर, ये हमारा रूप बन गया। अब यहां ये आप सोचोगे कि सर इतना क्यों लिख दिया है, एक कस्य के पीछे इतना क्यों लिख दिया। आगे आने वाले प्रश्न इसमें से सॉल्व होंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको आप अच्छे से सुनते जाएंगे तो आगे आने वाले प्रश्न भी आपसे बनते जाएंगे। ठीक, तो यहां तो केवल कस्य की बात चल रही है, और कस्य कहां, षष्ठी विभक्ति। कस्य कहां, षष्ठी विभक्ति में बना हुआ है। और आप इनको अगर रूप याद नहीं है तो याद रखिएगा, याद तो कर लेना है, याद जरूर करिएगा। ठीक, एक बार आवृत्ति करवा दूं क्या, एक बार आवृत्ति भी कर लीजिए हमारे साथ, तो आपको ये अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे। देखिए आवृत्ति करने का तरीका क्या है, आप इसको कैसे प्रकार से करते हैं मुझे मालूम नहीं, आपने कैसे तैयार किया है। अगर तैयार हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तैयार नहीं हुआ है, उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। ठीक, अगर तैयार नहीं हुआ है तो सारी चीजें भूल जाओ, बस मैग्नेट ब्रेन्स को याद रखो। और खास तौर से याद रखना कि अगर शब्द रूप आपको याद करने हैं तो आपको गाना तो पड़ेगा, जरूरत पड़े तो बजाना भी पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो नाचना भी पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा नीति कहती है विद्यार्थियों को सिखाओ और सीखो, चाहे नाच करके सीखो, चाहे गा करके सीखो, चाहे पढ़ करके सीखो, चाहे रो करके सीखो, चाहे उठ करके सीखो, चाहे बैठ करके सीखो। केवल उद्देश्य होना चाहिए हमारा क्या, पढ़ना, हमें याद हो जाना चाहिए। कोई ये मत सोचो कि कोई क्या कहेगा। आप घर पे बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, तो कहें ये पागल हो गया है क्या, ये दिन भर गाता रहता है। हाँ ठीक है, हम पागल ही सही, पागल ही सही, लेकिन जिस दिन सफल होकर के और ऊंची बुलंदियों पर जाकर के बताएंगे, उस दिन आप भी कहोगे कि वाह बेटा, गा गा करके तो तुमने क्या कर लिया। समझ रहे ना। तो इसमें कोई नहीं, पढ़ने में कोई शर्म नहीं, याद रखिएगा। तो जब हम पढ़ाने में मैं शर्म नहीं कर रहा हूं तो आपको पढ़ने में क्या शर्म है, समझ रहे ना। इसलिए बिल्कुल नहीं, साथ में आप पढ़िएगा अगर वास्तविकता में सीखना है, नहीं तो फिर क्या है, चल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पढ़ाते हैं, सबकी बात कर रहा हूं, और अच्छा भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो याद करा दे वही हमारे लिए बेस्ट है। ऐसा तो पुस्तक में भी सब कुछ लिखा है ना, मैं बता दे रहा हूं कि उस पुस्तक में ये चीज लिखी है, याद कर लेना, ठीक। लेकिन नो,
ऐसे नहीं चलेगा, आपको तो पूरा याद करना है। ये हमारा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए कि चाहे हम कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। कम पढ़ेंगे तैयार हो जाएगा, ज्यादा पढ़ लोगे याद नहीं होगा। ठीक, तो याद रखें, इसको पढ़ेंगे जैसे एक वचन से लेते हैं। यहीं से पहले आप एक वचन के सारे रूप उठा लीजिए, केवल एक वचन के, द्विवचन से आपको अभी मतलब नहीं है। आप तो केवल इसका एक दिमाग में बिल्कुल मनन होकर के पढ़ना है। देखें, काह कम कैन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन, 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 काह कम कैन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन। और आपको अच्छी बात बता दूं कि अब इसके रूप आप सीख रहे हैं ना, काह के। ठीक, यहां पर आप एक और देख लेना, सह तम तेन तस्मै, सह तम तेन तस्मै, एतत् के रूप आते हैं ना एतत् के, और एतत् के आ जाएंगे एसह, एतम, एसह, एतम, एतेन, एतस्मै, सब एक समान बनेंगे। इनको बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन इसको याद करें। काह कम कैन कस्मै कस्मात कस्य कस्मिन, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन, काह कम कैन कस्मिन कस्मात कस्य कस्मिन, एसह एतम एतस्मिन एतस्मै एतस्मात् एतस्मिन। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? प्रथमा द्वितीया कौ कौ, तृतीया चतुर्थी पंचमी काव्यम काव्यम काव्यम, षष्ठी सप्तमी कयोः कयोः, संबोधन है काह कान कई, काह कान कई, केभ्य केभ्य केशम केशु, काह कान कई, केभ्य केभ्य केशम केशु। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर इसकी पुनरावृत्ति 20 से 25 बार अगर आप करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको रूप कभी भूलेंगे नहीं। कोई भी आ जाए, कोई भी रूप आप तैयार करेंगे। आप यहां से अब देखना, आपको मैं बता दूं, इसी से संबंधित राम के रूप, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस रामस, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सब एक समान बन जाएंगे बिल्कुल। थोड़ा सा परिवर्तन होगा कस्मई में, यहां रामाय बनता है, यहां कस्मई बन जाता है। तो बिल्कुल कहीं एक आध जगह परिवर्तन होता है। बस इतना याद रखिएगा कि अगर हमारे दिमाग में एक बार लय, जैसे आप गाने वगैरह देखते हैं ना, फिल्मी गाने, अगर आपको अच्छा लगता है तो 1 मिनट में फिल्मी गाना आपको तैयार हो जाता है। होता है कि नहीं? तो बस इतना याद रखिएगा, फिल्मी गाने ही गा रहे हैं, बस बोल बदल गए हैं आपके। वहां पर आपके बोल बदल गए हैं, यहां पर बोल बदल गए हैं। कोई भी आप गाना गाते हैं, जैसे भजन कीर्तन भी आप गाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, ये गाना आपने सीख लिया आपको, क्योंकि इसका अच्छा लगा, ये इसके बोल, इसकी तर्ज अच्छी लग रही। तो वैसे ही इसके रमा के रूप सीख लो, जननी के रूप सीख लो, कोई भी रूप सीख सकते हैं आप। चले, तो यहां हम बात कर रहे थे कस्य की। हमने देखा कि कस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, और यहां लिखा अयम माने यह है, पाठः माने पाठ, कस्य माने किस, और ग्रंथस्य, ग्रंथ के रूप भी, ग्रंथ में भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी का एक वचन। जैसे अकारांत पुल्लिंगवाची शब्द चलेंगे, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, बनेगा कि नहीं बनेगा? वैसे ही ग्रंथा ग्रंथम ग्रंथेन ग्रंथाय ग्रंथात ग्रंथस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। देखें, अयम पाठः कस्य ग्रंथस्य अवतरितोस्ति, यह पाठ किस ग्रंथ के, किस ग्रंथ से क्या किया गया? अवतरित किया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? अवतरितोस्ति, किस ग्रंथ से अवतरित है? अस्ति माने है, अवतरित अस्ति, और ठीक, अवतरितः धन अस्ति, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। जरा देख ले, तो यह जो पाठ है वह किस ग्रंथ से अवतरित किया गया है? देखें, अवतरितोस्ति, तो अवतरितः धन अस्ति, अवतरितः धन अस्ति, अवतरितोस्ति। अब देखें यहां पर जो यहाँ, सॉरी, यहाँ रहेगा अवग्रह चिन्ह रहेगा एक, ठीक। अब यहाँ जो हमारा बना हुआ है, यहाँ विसर्ग संधि की उत्त संधि लगेगी,
विसर्ग संधि की उत्त संधि। ठीक, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, उ हो जाता है और आ उ का गुण हो जाता है। ये लिखा हुआ है अवतरितः, यहां उ हो गया और अस्ति लिख गया है। ठीक, ये हो गया। अब आ और उ, इसका आ और ये उ मिल करके क्या हो जाएगा, गुण कर लेगा। तो ये बन गया है हमारा अवतरित, आ और उ मिल करके ओ। ठीक, और अस्ति ज्यों का त्यों रहेगा। ओ की मात्रा ता पर लग जाएगी तो अवतरितो, और अस्ति का अवग्रह आ बन जाएगा और स्ति बन जाएगा। ठीक, अवतरितोस्ति मतलब अवतरितः धन अस्ति बराबर अवतरितोस्ति, विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्त संधि रहेगी। ठीक है ना। अब यहां पर याद रखना, पूरे इसका आपको प्रश्न का आंसर समझ में आया कि नहीं। पूरे प्रश्न का आंसर है, वो प्रश्न है का उत्तर अर्थ है अयम पाठा कस ग्रंथस्य अवतरितोस्ति, यह पाठ किस ग्रंथ से अवतरित है। ठीक, तो देखें जरा, क्या रामायण से है, क्या महाभारत से है, क्या मनुस्मृति से है कि भागवत से है। देखिए इसमें ग्रंथ दिए हुए हैं, 4 ग्रंथ दिए हुए हैं, 4 विकल्प प्रश्न हैं वो दिए हुए हैं, 4 वैकल्पिक आंसर, आपको एक आंसर को सही करना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि मानो ही महताम धनम जो हमारा पाठ है, वह पाठ कहां से लिया गया है, महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित महाभारत के 131वें अध्याय से लेकर 134 अध्याय के बीच का वर्णन है। तो महाभारत है क्या इसमें आंसर, जल्दी से कमेंट में आप लिखें। एक बात याद रखना, मेरे प्रश्न आने के बाद आप लोग कमेंट में लिखना जरूर चालू कर दिएगा। अपने अनुसार भी आप थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश किया करो, बाकी मैं आपको बतलाऊंगा, फिर उससे आपको मैच करना है कि हमारा गलत था कि सही था। एक बार अगर आपको वो गलत हो गया और तो दोबारा वो गलत नहीं होगा आपसे, याद रखना। चले आगे देखें, तो इसका आंसर देखते हैं, महाभारत आएगा। देखें ये प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा हमारा उत्तर रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। आगे प्रश्न हमारा रहेगा दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का प्रश्न कहता है छात्र धर्म रता धन्या, छात्र धर्म रता धन्या खाली स्थान दीर्घ दर्शनी। अब यहां छात्र धर्म में रत कौन, छात्र धर्म में रत ऐसी धन्या, धन्य कौन, विदुरा दीर्घदर्शिनी, जो दीर्घदर्शिनी का मतलब होता है लंबी आयु, लंबी बहुत दूर तक का सोचने वाली, समझने वाली। ठीक है ना। तो विदुरा है क्या, विश्रुता है क्या, कुंती है क्या, बहुश्रुता है क्या। पाठ को पढ़ा होगा अगर, तो विदुरा अपने पुत्र को किस प्रकार से बतला रही है कि स्वाभिमान ही सबसे बड़ा धन है। तो मतलब धर्मज्ञा भी है, राजधर्म का पालन करने वाली भी है विदुरा। ठीक, तो यहां पर देखिए विदुरा ही आंसर होगा। जो छात्र धर्म में रत है, अर्थात शस्त्र धर्म में रत है, अच्छे से धर्म चलाना जानती है, राजपाट चलाना भी जानती है, राज यज्ञ भी चलाना जानती है, और अपने पुत्र को अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए क्या दे रही है, उपदेश भी दे रही है। तो यह निश्चित है कि यहां तो दीर्घदर्शिनी किसके लिए आया होगा, विदुरा के लिए ही आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहां कुंती की बात कर दे, कुंती तो थी ही नहीं, तो फिर कुंती की बात कहां से हो जाएगी। महाभारत से लिया जरूर गया है, लेकिन कुंती की भांति विदुरा, जैसे कुंती थी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कदम उठाया था कुंती ने, उसी प्रकार से विदुरा भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने पुत्र को सजग कर रही है। ठीक, तो केवल कुंती का जीवन चरित्र आधार मान करके यहां वर्णन हो रहा है। देखें इसका आंसर आपका दूसरे नंबर का होगा विकल्प, वो पहले नंबर का विदुरा। ये आपका पैराग्राफ से लिया गया है, जो आपके पाठ में दिया हुआ है ना। आप देखें श्लोक में, श्लोक में लिखा हुआ है छात्र धर्म रता, छात्र धर्म रता धन्या विदुरा दीर्घदर्शिनी। ठीक, अर्थात विदुरा हमारी क्या है, दीर्घदर्शिनी है। अब यहां पर देखेंगे दीर्घदर्शिनी जो बना हुआ है, इनका थोड़ा थोड़ा अर्थ भी आप लोग थोड़ा क्या करिएगा, चेक करते हैं। मैंने आपको प्रत्येक पार्ट में अच्छे से अर्थ दिया है, व्याख्या दिया है, अन्वय दी है, और व्याकरणात्मक टिप्पणी भी बहुत सारी दी हैं, तो उनको भी आप थोड़ा सा अच्छे से देखते रहिएगा। देखिए अगर अच्छे से पढ़ना है तो थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। बोरियत जरूर होती है, डेली वही चीज़ पढ़ने से थोड़ा सा बोर जरूर होते हैं, लेकिन लगता है, लेकिन अच्छा मान को आपको ये बोर हो भी रहे हो तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे भाई, स्किप कर दोगे ना,
आप मुझे स्किप कर दोगे, आप जैसे देख रहे हैं वीडियो को तो स्किप कर दोगे, लेकिन याद रख लेना कि आज अगर हम स्किप करते हैं वीडियो को तो कल हमारी जिंदगी स्किप हो रही है। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जिंदगी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो हमें आगे चल करके करना है। तो इसीलिए अगर वास्तविकता में आपकी लगन है, पढ़ने की रुचि है, तो आप लोगों को विधिवत तरीके से उसको पूरे तरीके से देखना पड़ता है। मान के चलिए मैं आपको बता रहा हूं तो कोई फालतू तो बता नहीं रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि कहाँ यहाँ कोई नृत्य समारोह चल रहा हो कि पाठ से हट करके हम कुछ अलग बता रहे हो। पाठ से संबंधित ही जो कुछ होगा, जो चर्चाएं होंगी, आपको फॉर एग्जाम्पल के रूप में भी आपको कहीं का भी टॉपिक उठा के मैं आपको दूं, लेकिन वह टॉपिक रहेगा आपके पाठ से संबंधित ही। तो आप लोगों को सुनना पूरा है, अगर वास्तविकता में आपकी रुचि है। नहीं तो देखिए एज यू विश, आपकी इच्छा क्या है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जैसे मैं कहूँ कि ना निवेदन है आपसे, नहीं पूरा देखो ना, बिल्कुल ना देखो, मेरा थोड़ी इसमें लाभ है, मेरा कोई लाभ नहीं है। अगर लाभ चाहिए होता तो पेड करके रखती, ठीक, लेकिन निःशुल्क सेवा। हमारा उद्देश्य है केवल आपको शिक्षित करना, आपसे नई जो बन रहा है उसको पूरा करना, ठीक। चले आगे देखें, तीसरा प्रश्न हमारा कहता है छात्र धर्म रता समासोस्ति। छात्र धर्म रता, छात्र धर्म में रत, छात्र धर्म से रत, ठीक, और समासोस्ति, समासः धन अस्ति समास है, इसमें समास कौन सा है? समासः अस्ति समासोस्ति, इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास, ठीक। आप देखेंगे जल्दी से 1 2 3 4 करके 10 तक की गिनती आप सोच लीजिए और अपने कमेंट में लिख दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जरा देखें, छात्र धर्म रता समासोक्ति, छात्र धर्म से रत ऐसा अर्थ निकलेगा। छात्र धर्म, छात्र से धर्म रतः छात्र, ठीक, और कर्मधारय का मतलब होता है विशेषण विशेष बहुलम, विशेषण विशेष बहुलम, विशेषण विशेष बहुलम। बहुव्रीहि का मतलब होता है अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। द्वंद्व का मतलब होता है उभय पद प्रधानः, उभय पद प्रधानः, प्रधाना द्वंद्व समास। तत्पुरुष का मतलब होता है उत्तर पद प्रधान, पद प्रधानः, तत्पुरुषः। अब आपको ये चुनाव करना है, कमेंट में आपने जरूर लिख दिया होगा, तो जल्दी से आप मिला लीजिए आपका आंसर क्या है? बहुव्रीहि। देखिए छात्र धर्म में निपुण, छात्र धर्म में निपुण, छात्रस्य धर्म रतः यस्या सा, छात्र धर्म में है वह रत अर्थात विदुरा, अर्थात कौन? विदुरा। विदुरा छात्र धर्म में भी निपुण थी और राजयज्ञ में भी निपुण थी और शासन प्रणाली में भी निपुण थी, इसीलिए विशेष व्यक्ति के लिए विशेष उपाधि दी गई है। और विशेष उपाधि जो अन्न के लिए किसी के लिए कही जाए, वो अन्न, अनेक अनेक मन्य पदार्थ है बहुव्रीहि, वह अन्न पद का अर्थ निकाल के दे, वह हमारा बहुव्रीहि समास होता है, ठीक। चलो आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, 4 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जरूर देखें। अधर्मज्ञम विग्रह अस्ति, अधर्मज्ञम, अधर्मज्ञम विग्रह अस्ति, मतलब यहां पर भी विग्रह पूछा गया है तो यह भी समास ही है, जरूरी नहीं है कि इसमें लिख करके दिया जाए कि समास कौन सा है, ठीक। इसका विग्रह पूछा है तो समासों में विग्रह होता है और संधि में विच्छेद होता है, समझ में आया ना। समास संधि में हमेशा विच्छेद होता है, दो वर्णों के बीच में परिवर्तन होता है, लेकिन समास में दो पदों के बीच में विस्तार होता है और वो विग्रह कहलाता है, ठीक। तो यहां पर विग्रह पूछा गया है तो समास पूछा जा रहा है। और अब इसमें सबसे पहली बात तो ये करते हैं आपसे कि समास का पता लगा लेंगे तो सारी चीजें पता चल जाएंगी, लेकिन समास का पता कैसे चलेगा? तो आपको मैं बता दूं, अव्ययी भाव समास से शुरुआत करते हैं। अव्ययी भाव समास में अगर पहले पद में क्या हो, उपसर्ग हो, अव्यय हो, तो अव्ययी भाव समास होता है।
ऐसा ही है ना। फिर इसके बाद तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तो तत्पुरुष समास में हमारा विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास चलता है, और विभक्तियों के आधार पर जब चलता है तो याद रखना कि तत्पुरुष समास में जो विभक्ति के आधार पर चलता है तो उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद, पहला पद प्रधान नहीं होता है। बात करते हैं हम उसी के बाद तत्पुरुष के बाद हम कर्मधारय समास की। कर्मधारय, इसमें विशेषण और विशेष की महत्वता होती है। अब बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है कि नहीं। फिर बात करते हैं हम इसके बाद किसकी, अव्यय भाव हो गया है, तत्पुरुष हो गया है, कर्मधारय हो गया है, द्विगु हो गया है। तो इसके बाद हम करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास क्या कह रहा है? द्वंद्व समास ये कह रहा है कि दोनों पद प्रधान होने चाहिए, पहला पद भी और द्वितीय पद दोनों पद प्रधान होने चाहिए। इसके बाद हमारा जो अंतिम समास है बहुव्रीहि समास, वो कहता है अन्य पद प्रधान होना चाहिए। तो यहां पर तीनों पद जो हमारे 6 समास हैं, वैसे तो संस्कृत कहती है समासाश्च पंचधा, समास 5 होते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के आधार पर 6 समासों की चर्चा होती है, तो 6 को ही हम पढ़ेंगे। ठीक, अधर्मज्ञ लिखा है। अब अ उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या अव्यय भाव समास होगा? अव्यय भाव समास के आधार पर इसका विग्रह करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तत्पुरुष का भेद है नई तत्पुरुष समास। क्या है? नई तत्पुरुष समास। अब अगर आपने ना सुना हो तो ये लिखा है नई तत्पुरुष समास। ये समास भी हमारा क्या है? ये हमारा नकारात्मक दृष्टि को दर्शाता है, अर्थात जो चीज है ही नहीं उसके बारे में दर्शाता है। अब धर्मज्ञ का मतलब होता है धर्म का पालन करने वाला। धर्मज्ञ का मतलब धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला। धर्मज्ञ बहुत ज्यादा धर्म के बारे में जाने, और अधर्मज्ञ का मतलब होता है जो बिल्कुल से धर्म को ना जानता हो। जो बिल्कुल से धर्म को नहीं जानता है, तो जो धर्म है ही नहीं, तो वो नई तत्पुरुष में जाएगा और इसका विग्रह हो जाएगा कि अगर आगे आने वाला जो उपसर्ग है उसको हटा करके क्या कर दिया जाता है, उसके स्थान पर ना जोड़ दिया जाता है। उसके स्थान पर क्या जोड़ दिया जाता है? ना। तो ना जोड़ेंगे तो देखो ये हो जाएगा ना धर्मज्ञ, ना धर्मज्ञ कि ना धर्मम जानाति। देखें, ना धर्मम होगा, ना धर्मम जानाति, जो बिल्कुल भी धर्म को नहीं जानता। धर्मज्ञ का मतलब धर्म को जानने वाला, और अधर्मज्ञ का मतलब जो धर्म को नहीं जानता है। तो देखें इसमें ना धर्मज्ञ हो जाएगा और ना अधर्मज्ञम, ये देखो हो जाएगा क्या? ना धर्मम जानाति, ना जो धर्म को जानता ही नहीं है, ये होगा क्या? अधर्मस्य अज्ञम। ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको। अब ये जो दिया हुआ है धर्मस्य ना धर्मम जानाति इति अधर्मज्ञ, अर्थात जो धर्म को नहीं जानता है। बाकी आप लोगों को अपने तरीके से कमेंट में जरूर अच्छे से लिख करके बताना है। अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा वो देखें आप। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा देखें, इसका आंसर भी आपका आ गया है ना धर्मम जानाति, ना धर्मम जानाति। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका का पुरुषा। क्या लिखा हुआ है? का पुरुषा। 5वें नंबर का हमारा प्रश्न होगा का पुरुषः समासोस्ति। का पुरुष में कौन सा समास है? का पुरुष में कौन सा समास है? अर्थात देखिए, का पुरुष का मतलब होता है बुरा पुरुष, बुरा आदमी। पुरुष का मतलब आदमी, और का जो उपसर्ग लगा हुआ है का अर्थ होता है बुरा। ठीक, तो इसका मतलब कुत्सित पुरुषाः। आपने देखा होगा कि कुपुत्र, कुपुत्र एक शब्द आता है कुपुत्र, और एक जो हो गया हमारा क्या? का पुरुष, का पुरुष, ये दोनों हैं। इसका मतलब हो जाएगा कुत्सित, कुत्सिता पुत्र, और इसका मतलब हो जाएगा का पुरुषा का कुत्सिता, कुत्सिता पुरुषः। ठीक, तो कुत्सिता पुरुषः बुरा पुरुष। अब ये बुरा पुरुष होगा तो बहुव्रीहि आएगा कि द्विगु आएगा, तत्पुरुष आएगा कि कर्मधारय आएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा? कर्म के आधार पर व्यक्ति बुरा होता है, कर्म के आधार पर व्यक्ति सही होता है। तो कर्म के आधार पर होगा तो कर्मधारय ही होगा ना। क्या होगा? कर्मधारय ही होगा समास। याद रखना, विशेषण और विशेष की प्रधानता है, क्योंकि वहां विशेष होने के कारण उसकी विशेषता को दर्शाया जा रहा है कि पुरुष कैसा है? बुरा है। तो यहां पर विशेष और विशेषण की बात की जा रही है, इसलिए कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का जो हमारा विकल्प था वो चौथा नंबर का विकल्प था, घ नंबर का। अर्थात इसमें से ए बी सी डी में से हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखेंगे, लिखा हुआ है सैस्वेधम धवम, सैस्वेधवम संधिरस्ति, ठीक, ऐधवम एवं, ठीक, सैसैवम। अच्छा यहां पर ये धा नहीं है, ये धा बीच में नहीं है, ठीक। मुद्रण दोष हो जाता है कंप्यूटर में कभी कभी, संस्कृत बहुत थोड़ा सा जटिल भाषा है, ठीक, इसलिए कंप्यूटर सब लोग नहीं कर सकते। हालांकि कंप्यूटर की सबसे अच्छी सपोर्टिंग भाषा संस्कृत है, लेकिन बहुत कम टाइप करने में थोड़ा सा समस्याएं जाती हैं, सबके बस की बात नहीं है। तो कहीं अगर थोड़ा बहुत मुद्रण दोष हो जाए तो उसको अन्यथा में नहीं लेना पड़ता है, ठीक, उसको हम शुद्ध करवाते हैं। तो आपको अपनी नोट कॉपी में जरूर शुद्ध करना है, ठीक है। चले, सही लिखा हुआ है सैस्वैधवम, ठीक, सैस्वैवम, सैस्वैवम में संधिर अस्ति, संधि है, संधि कौन सी है इसमें देखें, हमारी शैशव शैशव शैश्व धन एवं, शैश्व धन एवं, शिशु धन एवं, शैश्वी धन एवं, ठीक। तो अब देखेंगे शैश्व धन एवं, शैश्व, ये ता भी यहाँ नहीं है, ये इसमें धा की वजह से यहाँ ता आ गया है, ठीक। तो ये हमारा संधि ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये होगा, ये होगा, आप अपने अनुसार करें, मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये लिखा हुआ है सैस्वै, सैस्वैवम, ये आपका शब्द रहेगा। इस शब्द के आधार पर संधि होगी इसकी शैस्व धन एवं, शैस्व धन एवं। अब तो ये जान लें कि इसके देखिए पहले पद में आ और उसके बाद आई आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसमें वृद्धि संधि तो निश्चित है कि होना ही है। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि इसमें जब होगी तो याद रखना वृद्धि संधि का सूत्र भी लगेगा, वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच क्या कहता है कि पहले पद में छोटा आ उसके बाद बड़ा, पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ आए और उसके बाद ए आए या आई आए, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं। ऐसा समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं आया ऐसे आ जाएगा। पहले पद में छोटा आ हो उसके बाद ए आ जाए तो क्या बनता है, आई बनता है। दूसरे पद में छोटा आ हो और उसके बाद आई आ जाए तो क्या बनता है, आई बनता है। अगर पहले पद में बड़ा आ है और उसके बाद अगर ए है तो भी आई बनता है। पहले पद में अगर बड़ा आ है और उसके बाद आई है तो भी बड़ा आई ही बनेगा, ठीक। ये होगी ये कंडीशन। अब इसी प्रकार से सेम कंडीशन होगी, छोटा आ के बाद अगर ओ आ जाए तो क्या बनता है, औ बनता है। फिर इसके बाद छोटा आ और उसके बाद औ आ जाए तो भी औ बनता है, औ बनता है। इसके बाद छोटा बड़ा आ के बाद अगर ओ आ जाए तो भी क्या बनता है, औ बनता है, ठीक। फिर बड़ा आ जाए, बड़ा आ के बाद औ आ जाए तो भी क्या बनता है, औ बनता है, औ बनता है। तो ये कंडीशन हमारी वृद्धि संधि की रहेगी। अब ये कंडीशन जब रहेगी तो इस कंडीशन के आधार पर देख लीजिए, पहले पद में यहाँ क्या है हमारा, आ है, शैस्व, देखें शैस्व व में से हमने क्या निकाल लिया है, छोटा आ निकाल लिया, और उसके बाद ये धनात्मक चिन्ह हमारा ये लग गया, आइवम का ए ले लिया, और इसके बाद हमारा वा और मा बचेगा, क्या बचेगा, वा और मा। ये दोनों पद हमने एक साथ देख लिए। आ के बाद ए आ रहा है, आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ गया। आ के बाद ए आने पर क्या बनता है, आई बनता है। तो ये आई हमने जो कहते हो यहाँ लिख दिया। अब लिख दिया तो इसके बाद ये बनेगा हमारा शैस्व। देखें अब जब यहाँ दोनों पदों को हटा दिए, दोनों वर्णों को, तो ये हमारा हलंत है तो हलंत बचेगा। ये बन गया है तो इसको बीच में लगा देंगे, और लास्ट में बचा हुआ है वम। क्या बचा है, वम बचा हुआ है, वम। अब देखें आई की मात्रा इस पर लगाएंगे, ये आई की मात्रा इस पर लग जाएगी, सैस्वै, और ये वम जुड़ जाएगा जो कहते हो
सहिष्ववम, देखो लिखा हुआ है सहिष्वैवम, तो यही आपका पद रहेगा सहिष्वैवम। ठीक, तो संधि इसमें कौन सी होगी हमारी, वृद्धि संधि। अब आप देखेंगे इसका संधि विच्छेद कौन सा सही है, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का। विकल्प देख लीजिए, चेक कर ले एक बार, इसका फर्स्ट नंबर का सही होगा हमारा। ठीक, तो फर्स्ट नंबर का हमारा विकल्प बिल्कुल राइट। तो आप लोग जल्दी से इसको कर लीजिए और आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या रहेगा जरूर देखें। ये हमारा अगला प्रश्न होगा 7 नंबर का। 7वें नंबर का प्रश्न हमारा जो है उसमें दिया हुआ है गतिम। गतिम प्रकृति प्रत्ययः। गतिम शब्द में प्रकृति और प्रत्यय क्या है, गति शब्द में प्रकृति और प्रत्यय क्या है। प्रकृति प्रत्यय का मतलब समझ रहे ना, प्रकृति का मतलब होता है मूल, प्रकृति का मतलब मूल, जिस शब्द से, जिस धातु से, जिस कण से, जिस शब्द की उत्पत्ति हुई है वही हमारा प्रकृति कहलाएगा। और प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे जुड़ने वाला होता है। तो इसमें देखें गति जो बना हुआ है वो निश्चित है कि गम धातु से आया होगा। किससे आया होगा, गम धातु से आया होगा। तो गम धातु से आने की वजह से तो गम और प्रकृति, प्रत्यय आपका इसमें क्या है, गम हो गया और ती हो गया। देखें गम ती, गम एक तिन और गम कित, गम अम, तो इनमें से कौन सा प्रत्यय होगा। तो सबसे पहले गम से हमें देखना है कि गति जो हमारा बना हुआ है, माँ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, गति जो शब्द है, गति शब्द के लिए हमें क्या करना है, गम धातु को लेना है। देखिए ये बना हुआ है गम धन इक्तिन प्रत्यय, इक्तिन प्रत्यय। अब यहां देखेंगे ना की इत संज्ञा होगी हमारी कौन से सूत्र से, हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। और का की इत संज्ञा होगी हमारी लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते, लसक्व तद्धिते से हो जाएगी। और जब इत संज्ञा दोनों की हो जाएगी तो तस्य लोपा आ जाएगा सूत्र, कौन सा, तस्य लोपा, तस्य लोपा आएगा और क्या कर देगा, इसका बिल्कुल से लोप कर देगा। और लोप कर देगा तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गम धन ती, देखें यहां से का चला गया, ना चला गया तो ई की मात्रा और ता ही बचन, अब ती आ गया हमारे पास शेष। अब कई लोगों के पास सवाल ये उठता होगा, सर इतना माथापच्ची करने की क्या जरूरत थी, जब ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो सीधा सीधा लगा दीजिए ना। सीधा मेरे लगाने से होगा क्या, ना होगा, व्याकरण जो कहेगी वही करना होगा हमें, ठीक है ना। नियम जो होगा नियम के मुताबिक हमें कार्य करना होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा बबुआ, समझे हो कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए देखें, तो गम से, अब गम से जब हमारा बनेगा तो क्या बन जाएगा, गम से ती जुड़ेगा तो सीधा गति बन जाएगा। क्या हलंत का है, गा से गति बन जाएगा, गति बन गया और रूप चल जाएगा तो गतिम बन जाएगा, सीधा सीधा पद है, एक तिन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, कई लोग ये सोच रहे होंगे सर माँ का लोप कैसे हो, गम से पहले, गम से गच्छ बनता है, गम से गतः बनता है, तो माँ का लोप हो जाता है, परिवर्तन होता है धातु का। ठीक, चले, इसलिए इसका आंसर हम देखते हैं कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर दूसरा। प्रश्न क्रमांक 7 का हमारा दूसरा विकल्प क्या होगा, एकदम सही होगा। आगे चलते हैं उसी क्रम में। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न दिया हुआ है यस्य पदस्य विभक्ति वचनम अस्ति, यस्य पदस्य विभक्ति वचनम अस्ति। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट सबसे पहले प्रश्न में ही मैंने आपको किम के रूप बतलाए थे। किसके रूप बतलाए थे, किम के। तो यहां पर भी यद के रूप चले हैं, किसके, यद के। यद माने होता है जो, यत माने जो होता है, यद हो जाता है, कहीं कहीं पर यत भी मिल जाता है तो परेशानी होना। ठीक, इसका मतलब होता है जो, जो, और इसी के रूप चलते हैं, यही है यस्य पदस्य विभक्ति वचनम। ये जो पद लिखा हुआ है यस्य, इस पद में विभक्ति और वचन है, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये प्रश्न का हमारा अर्थ है। यही अब इसमें से हमें चयन करना। तो आप बतलाएं कि इसमें से कौन सा है, कमेंट में लिखें, जब तक मैं आपको रूप बतला रहा हूं यत के। ठीक, जिस प्रकार से देखिए किम के रूप देखे थे, कहा, कम, केन, कस्मई, कस्मात,
कस्यो कस्मिन, कस्मिन दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से यत के चल जाएंगे, यह, यम, एन, यस्मई, यस्मात्, यस, यस्मिन। कोई दिक्कत? एनी दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है ना? एक समान, बिल्कुल एक समान। मैंने बोला था एक रूप तैयार करोगे सारे बनेंगे, बस कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से फिट करना आना चाहिए। ठीक, अब देखें यहां ये बन गया। इसी में आपने देखा होगा सह, तम, तेन, तस्मई, तस्मात्, तस्, तस्मिन। क्या दिक्कत है यहां पर? क्या दिक्कत है बताइए? बोले बोले, कोई दिक्कत है क्या? शाह, कहा, एशाह, यह, शर्वः, सर्व के रूप भी ऐसे ही चल जाएंगे। ठीक, देखें कह, कम, कैन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्, सह, सम, सा, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, कह, कम, कैन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, कह, कम, कैन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्, सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। देखिए बिल्कुल रूप बन गया ना। अगर एक रूप आप तैयार कर लेंगे तो ये कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आप ऐसे नहीं याद किए। यहां से देखो, कहा, यह, सह, कम, यम, तम, कैन, एन, तेन, कस्मै, यस्मै, तस्मै, कस्मात्, यस्मात्, तस्मात्, कस्य, यस्य, तस्य, कस्मिन्, यस्मिन्, तस्मिन्। बिल्कुल एक समान, कोई परिवर्तन नहीं है। और यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि यस्य पद में विभक्ति और वचन कौन सा है। ठीक, ये एक वचन है, ये सब क्या है? एक वचन है। एक वचन, सब एक वचन है। क्या है ये? सब एक वचन। ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, सब एक वचन के रूप हैं। ठीक, ये हमारे किसके हैं? ये हमारे रूप जो हैं ये किम के हैं, ये जो हमारे हैं ये यत के हैं, ये जो हमारे हैं ये तत् के हैं। ठीक, तो ये सारे रूप एक समान है। अब देखें यस्य कहाँ है? कस, यस, तस्। तो यस आ गया ना, और जब यस आ गया है षष्ठी विभक्ति में, तो षष्ठी विभक्ति कहीं है क्या? ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ऐसे चुनाव करना परीक्षा में, तो देखो ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं है, तत्काल से हम क्या कर देते हैं? टिक मार देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये हालांकि इतना सारी चीजें जब बताने की जरूरत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जिनको ये सारी चीजें पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिनको ये सारी चीजें पता है। जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात, और जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक, चले आगे देखें। विभक्ति वचनम अस्ति पूरा हो गया। आगे देखें, इसका आंसर थोड़ा मैच करते हैं, कौन सा होगा? षष्ठी एक वचन हो गया। अगला प्रश्न हमारा देखें, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया हुआ है नैव पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। नैव जो पद है उसका संधि विच्छेद करना है। ये जो लिखा है ना नैव, नैव पद जो लिखा हुआ है, तो इसका क्या करना है? संधि विच्छेद करना। पहली बात तो आपको एक 95% की एक ट्रिक थोड़ा सा बता देते हैं। ये ट्रिक मान लीजिए या फॉर्मूला मान लीजिए, हालांकि संस्कृत में कोई ट्रिक नहीं चलती, ना कोई ट्रक चलता है, ना कोई बस चलता है, ना कोई 4 व्हीलर चलती है, कुछ नहीं चलता। यहाँ तो ये चलता, वैसे तो कोई नहीं चलता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अगर आप लोगों को समझ में आ जाए। देखें, ये कहते हैं कि अगर एक मात्रा आपको दिखती है, एक मात्रा अगर आपको किसी भी बीच में दिखती है, तो ये 95% बीच में अगर दिखती है तो 95%, 95% ये गुण संधि में जाता है। किस में जाता है? गुण संधि में। और 95% ही अगर दो मात्राएं दिखती हैं तो ये किस में जाता है? वृद्धि में चला जाता है। ये वृद्धि में चला जाता है। ठीक, और अगर बात करें हम कि या और वा से पहले अगर आधा अक्षर है, किसी भी पद में या और वा से पहले अगर आधा अक्षर है, तो ये मान के चलिए कि डेफिनेटली ये 95% हमारी यण संधि में जाएगी। किस में जाएगी?
यण संधि में जाएगी। वो पद हमारा किस में जाएगा? यण संधि में जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम कि इसमें या और वा से पहले, या और वा से पहले अगर छोटा अक्षर, छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा अगर दिखती है, किसी भी वर्ण कोई भी हो लेकिन छोटा हो या बड़ा हो, ठीक, दो में से कोई भी आता है, तो ये मान के चलिए कि वो अयादि संधि होगी। कौन सी होगी? अयादि संधि, अयादि संधि हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ गुण हो गई, वृद्धि हो गई, यण हो गई, अयादि हो गई। ठीक, अब इसके अलावा भी बहुत सारी संधि होती हैं, तो उनमें नियम सीखना पड़ता है। समझे कि नहीं बबुआ? बाकी सब में ट्रक नहीं चलती है, कुछ जगह ट्रक चल जाएगा, लेकिन जहां बस की आवश्यकता है वहां बस ही जाएगी। ठीक, चलें आगे देखते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। अगर कहीं कहीं जब ये ना बने तब इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होता है। पहले तो कोशिश करना है कि विस्तार से हमें समझ में आना चाहिए, और विस्तार से अगर समझ में आता है तो इसकी ज़रूरत ही क्या है? 95% क्यों 100% श्योर करके देना, और 100% श्योर का मतलब हमें पूरा नियम अच्छे से आना चाहिए। चलें देखें, नैव में दो मात्राएं हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से ही समझ गए होंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। और जब वृद्धि संधि होगी तो सूत्र भी लग जाएगा वृद्धि का, वृद्धिरादैच। कौन सा सूत्र लगेगा? वृद्धिरादैच। और वृद्धिरादैच सूत्र क्या कहता है? जरूर देखें। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या आई आता है तो क्या है? आई बनता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो औ बनता है। ये वृद्धि संधि का क्या है? कॉन्सेप्ट है, और इसको तैयार करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। इससे शब्द बना रहे हैं, इसकी संधि विच्छेद जानना है। तो संधि विच्छेद के लिए ना को अलग करना पड़ेगा और एव को अलग करना पड़ेगा। ठीक, जब एव को अलग करेंगे हमें, क्योंकि क्या चाहिए? आ के बाद ए चाहिए, तभी तो आई बनेगा। दो मात्राएं आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ, कई बार ऐसा होता है, कई बार ये विकल्प हो जाता है कि कई लोग यहाँ इव कर देते हैं। अगर इव कर देंगे तो गुण संधि हो जाएगी, याद रखिएगा। लेकिन एव करेंगे, क्या करेंगे? एव करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ आ हो जाएगा और यहाँ आई हो जाएगा, दोनों मिलकर के आई बना लेंगे। तो ना प्लस आई प्लस वा, इसको इससे जोड़ेंगे, इसकी मात्राएं लगाएंगे दो, इस पर दो मात्राएं लग जाएंगी और वा जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा कि नहीं? तो शब्द बनेगा हमारा क्या? नैव। क्या बनेगा? नैव। ये इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। क्लियर? तो इसका आंसर देखते हैं, आपके अनुसार क्या है? आपने तो लिख दिया, कमेंट में लिखा कि नहीं? ठीक, चलें दूसरा, नाधन ऐब हमारा इसमें विकल्प दूसरा नंबर का सही होगा, और इसमें वृद्धि संधि होगी आकाश सवर्ण दीर्घ के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है? चलिए देखें, जी मुतैन क्या लिखा हुआ है? जी मुतैन, जीवतेन विभक्ति वचनम अस्ति। जीवतेन, जीवतेन का मतलब होता है जीवन के द्वारा, जीवन से बहुत दूर, ठीक है ना, बहुत जीवित रहना। जीवतेन विभक्ति वचनम अस्ति, इसमें विभक्ति और वचन कौन सा है? देखिए, सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि जीवतेन के रूप कैसे चलेंगे। जीवत शब्द से रूप चलाएंगे, तो जैसे रामेण वैसे जीवतेन। तो राम के रूप कैसे हैं? वैसे जीव के चला लीजिए। देखें, बालक के रूप बालकः, क्या बनेगा? बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालके, बालके। ये देखिए इसी प्रकार से चल जाएगा। जीवितः, जीवितम, जीवितेन, जीविताय, जीवितात, जीवितात,
जीवितस्य, जीवितस्य, जीविते। कोई दिक्कत? पता कर लीजिए कौन सी विभक्ति और वचन होगी, जल्दी से मिलाएं। जीवितेन, बालकेन जीवितेन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। हो गया है कि नहीं? सप्तमी हो गया। अब यहां पर देखेंगे तृतीय विभक्ति का एक वचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। तो यहां कौन सा होगा हमारा? तृतीय का एक वचन, ठीक है ना। और तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा सप्तमी, वाल्के। क्या हो जाएगा? वाल्के। साधारण सी बात ये कहते हैं कि अकारांत जितने भी शब्द हैं वो राम के समान रूप चलेंगे, ठीक। तो हमारा तृतीय का क्या हो जाएगा? विभक्ति वचनम, तृतीय एक वचन, ठीक। चलिए, तृतीय एक वचन होगा। आगे हमारा इसका चेक करते हैं हम आंसर। इसका आंसर हमारा क्या कह रहा है? तृतीय एक वचन में है, तृतीय एक वचन, पहला नंबर का हमारा इसका आंसर सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर का, प्रश्न क्रमांक 11 है। देखें, दुमन निवासाद्य, क्या लिखा हुआ है? दुमम, दुमम युव शाद्य संधिरस्ति, द्रुमम, ये द्रुमम है यहां, द्रुमम एव इषाद्य असाध्य संधिरस्ति, द्रुमम एव असाध्य संधिरस्ति। इसमें संधि कौन सी है? मां रहेगा यहां, देख ऐसा पद रहेगा हमारा, द्रुममेव, मेव मेवासाध्य, ये पद रहेगा आपका। इस पद में संधि पूछी जा रही है कि कौन सी संधि होगी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। देखें यहां गुण संधि है क्या, यण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है। संधि देखना है तो इनके सारे नियम आने चाहिए संधियों के। संधि के नियम क्या है? तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ये कहां कहां से हमारी संधि टूटेगी, इसका विच्छेद कैसे होगा। ये लिखा हुआ है द्रुमम एवं असाध्य, असाध्य, ठीक। ये जब ये लिख गया है तो इसकी बात करें कि इस पद को, यहां तो कोई संधि नहीं है, सीधा सीधा पद हमारा क्या है? मिला दिया गया है। तो इसको अगर अलग अलग ना लिख करके एक साथ लिख दिया जाए, ई की मात्रा इस पर लगा दी जाए, ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा, द्रुममेव, ऐसे बना दे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चले अब आगे बात करते हैं हम इसमें। तो इस पद में हमारा वा आ गया है, वा में छोटा आ है, इसके बाद असाध्य का भी आ है। तो आ मिल रहा है तो दीर्घ संधि यहां पर बनेगी। क्या बनेगी? दीर्घ संधि। जब दीर्घ संधि इसमें बनेगी तो दीर्घ संधि का सूत्र भी होगा। कौन सा होगा? ये आप लोग जानते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा होगा? अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ जो सूत्र रहेगा हमारा, तो इसमें देखिए आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि अकह सवर्णे दीर्घ हमारा क्या कहता है। प्रथम पद में छोटा आ और उसके बाद छोटा आ, अगर दोनों पदों में छोटा छोटा आता है तो क्या बन जाता है? बड़ा आ। पहले पद में छोटा आ हो और दूसरे पद में बड़ा आ भी हो तो भी बड़ा आ बनेगा। पहले पद में बड़ा आ हो और उसके बाद छोटा आ हो तो भी बड़ा आ बनेगा। और दोनों पदों में अगर बड़ा आ और बड़ा आ हो तो भी क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। इसके बाद पहले पद में छोटी ई और दूसरे पद में छोटी ई हो तो बड़ी ई बन जाती है। पहले पद में छोटी ई और दूसरे पद में बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई बन जाती है। पहले पद में बड़ी ई और दूसरे पद में छोटी ई हो तो भी क्या बन जाता है? बड़ी ई बन जाता है। और इसके बाद बड़ी ई और बड़ी ई अगर दोनों पदों में हैं तो बड़ी ई बन जाता है। समझ में आया ना? तो ये हमारी दीर्घ संधि का नियम है। दीर्घ संधि यही कहता है। इसी प्रकार से ऊ के लिए भी आ जाएगा, ठीक। छोटा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ होता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आता है तो भी बड़ा ऊ हो जाता है। बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ आता है तो भी बड़ा ऊ बन जाता है। फिर इसके बाद बड़ा ऊ और प्लस बड़ा ऊ होता है तो क्या है? बड़ा ऊ बन जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अब जब ये इतना सारा ये सारी चीजें हो जाती हैं तो दीर्घ संधि का नियम हमारा क्या लगेगा? इसमें ऋषि भी आती है। कौन सी होगी? ऋषि। लेकिन अब इतने से ही आप समझ जाइएगा कि इसमें देखें हमारा पहले पद में इसमें छोटा आ दिया हुआ है। क्या है? छोटा आ दिया हुआ है।
और यहां पर हमारा जो बना हुआ है यहां आ दिया हुआ है, दोनों पद मिलकर के हमारा क्या हो जाएंगे, ये आ मिलकर के हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ बन जाएगा। ठीक, ये बड़ा आ हो गया। अब इससे हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है द्रुमम मेव, द्रुमम एव प्लस, अब इसमें से आ निकल गया है तो ये हलंत हो गया है, अब यहां बड़ा आ हो जाएगा। और इसके बाद असाध्य का साध्य यहां पर रहेगा, साध्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब इसमें साध्य हो जाएगा तो बड़ा आ इसमें हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। द्रुमम विव और आ, और साध्य हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आ की मात्रा इस पर लग जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा ध्रुवम विव, ध्रुवम विवाह, ये बड़ा हुआ हो गया, साध्य इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्रुमम विवाह साध्य बनेगा। तो दीर्घ संधि आकाशवर्णे दीर्घा और सूत्र, ये तीसरे नंबर का विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक, ग नंबर का विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट। देख लीजिए एक बार और, इसका हमारा देखिए आंसर यही है, आंसर हमारा दिया हुआ है ग नंबर का, बिल्कुल राइट। चलिए आगे देखेंगे हम, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 12, प्रश्न क्रमांक रहेगा 12, अर्थात 12 नंबर का जो प्रश्न होगा उसमें दिया हुआ है सर्वभूतानि रूपमस्ति। सर्वभूतानि, जो सर्वभूतानि दिया हुआ है ये कहां का रूप है, कहां बनता है, ये आपको पता करना है। ठीक, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखते जाइएगा कि इसका विकल्प क्या होगा। हालांकि मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार अपना दिमाग भी आपको प्रयोग करना है। देखिए सर्वभूतानि, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे फल के नपुंसक लिंग के रूप चलाते हैं, ठीक, वैसे ही चलाएंगे। आप सर्व शब्द को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, सर्व को भूल जाइए, फल के समान यहां भूत लिख दिया है, लिख दिया। अब आप चलाएंगे यहां जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति दी हुई है। आपने यहां कर दिया है फलम, फले, फलानी, बना है कि नहीं बना है, वैसे ही बनाएंगे। भूतम, भूते, भूतानी, भूतम, भूते, भूतानी, ठीक है ना। सर्वम, अब यहां जो आगे सर्व लिखा हुआ है तो आप इसमें जोड़िए सर्व, 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 कोई दिक्कत। कहां का रूप है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पद है। कहां का रूप है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। देखिए ऐसे ही हमें प्रश्नों को हल करना होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। आप सीधे सीधे, जब बहुत ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है तो देख करके हमसे बन जाता है, लेकिन अगर नहीं बनता है तो इस प्रकार से सॉल्व करना हमें जरूरी है। सवाल को कैसे उसका आंसर ढूंढना है ये हमें पता होना चाहिए। फिर बाद में आप शॉर्टकट तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चले देखें, प्रथमा विभक्ति बहुवचन कहीं दिया है क्या, प्रथमा विभक्ति बहुवचन ये दिया है तो आंसर यही है। ठीक, द्वितीय बहुवचन नहीं हो सकता है, तृतीय बहुवचन नहीं हो सकता है और सप्तमी बहुवचन नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इन तीनों की बताने की जरूरत क्या थी जब ये सही आंसर है। तो आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन हमें सारे देखने पड़ते हैं। कहीं भी कोई भी प्रश्न पत्र आप सॉल्व करते हैं, आपको चारों विकल्प देखने बहुत जरूरी है। हो सकता है कि विकल्पों में कुछ क्षणिक त्रुटि हो, कोई क्षणिक अंतर हो, जिससे कि उसका आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें देखना जरूरी है। हो सकता है कि इसमें प्रथमा बहुवचन लिखा है और यहां पर भी लिख देते, यहां लिख दो, नीचे लिख देते सर्वे, तो क्या ये नहीं हो सकता है, ये विकल्प नहीं हो सकता था क्या। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, चारों विकल्पों को देखना। हालांकि विकल्प तो एक ही सही होता है, लेकिन हमें चारों विकल्पों को देखना बहुत आवश्यक होता है। चले आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 12 के बाद हमारा क्या होगा इसका पहले चेक कर लेते हैं कौन सा है, प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन हो गया। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखें 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न कहता है अर्थवत, अर्थवत प्रकृति प्रत्यय अस्ति। अर्थवत जो शब्द है वह उसका प्रकृति और प्रत्यय। सबसे पहली बात तो यह जान लें कि अर्थवत का मतलब क्या होता है। अर्थवत का मतलब होता है अर्थ को देने वाला, अर्थ को देने वाला, जो जिसका अर्थ होता है वो अर्थवत कहलाता है। ठीक, अर्थवत शब्द 3 प्रकार से बनता है। कैसे बनता है, पहली बात तो ये देख लें कि अर्थवान भी आपने देखा होगा, अर्थवान, इसके बाद देखा होगा अर्थवती, अर्थवती, और अब बन जाएगा अर्थवत।
ठीक, मतलब तीनों लिंगों में यह रूप बनता है। ये पुल्लिंग का रूप है, ये स्त्रीलिंग का रूप है, और ये हमारा जो है ये नपुंसक लिंग का रूप है। किसका है? ये नपुंसक लिंग का रूप है। समझ में आ रहा है ना? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में यह बनता है। लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि इसमें हमारा प्रत्यय कौन सा होगा। अर्थी धन मतुप, अर्थ धन मतुप, अर्थ धन वत, अर्थ धन शानच। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि अर्थ धन मतुप, अर्थी धन मतुप होगा क्या? अर्थी का कोई सवाल नहीं उठता, तो ये प्रश्न हमारे समझ से नहीं हो रहा। आप भी अपने अनुसार विकल्प जरूर लगाइएगा टिक। ठीक, अर्थ धन मतुप, इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। फिर इसके बाद अर्थ धन वत, इसमें तो ये सीधा सीधा जुड़ रहा है, तो ये तो होना संभव नहीं है। बात करते हैं अर्थ शानच, सानच में भी मान, मान का वान, अर्थवान बनता है। ठीक, तो इसको भी थोड़ा देखते हैं, लेकिन आपको यहीं से एक थोड़ा सा एक सीधा क्लू बता देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सानच प्रत्यय हमारा कृदंत प्रत्यय है। कैसा है? कृदंत है, जो शब्दों के साथ में ना लग करके धातुओं के साथ में लगता है। कृदंत का मतलब जो धातु अर्थात क्रिया रूप बनाता है वही सानच प्रत्यय लगता है। लेकिन यहां मतुप प्रत्यय दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, ये शब्दों के साथ में लगता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ में जो जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय होता है। ये तद्धित प्रत्यय है, ये कृदंत प्रत्यय है। ठीक, और अर्थ हमारा शब्द है, ना कि कोई धातु है। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं हम अर्थ मतुप, तो विकल्प नंबर दूसरा ही क्या सही होगा? तो जी हां, दूसरा विकल्प हमारा सही होगा, उसी को लेकर के शब्द बनाया जाएगा। ठीक, देख लीजिए, आप चेक भी कर लीजिए, दूसरे नंबर का आपका ऑप्शन सही होगा। अब इसको लेकर के शब्द बनाते हैं। ठीक, ये दिया हुआ है अर्थ धन मतुप, मतुप ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मां की पा की संज्ञा करेंगे हलंत्यम सूत्र से। हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से इसकी हम क्या कर देंगे? इत संज्ञा कर देंगे, और इसकी ऊ की इत संज्ञा करेंगे उपदेशे, उपदेशे अजनुनासिक, अजनुनासिक इत। हलंत्यम और उपदेशे अजनुनासिक इत से ऊ और पा की इत संज्ञा हो जाएगी। तस्य लोपः सूत्र आकर के क्या करेगा? तस्य लोपः, लोप कर देगा, और जब लोप कर देगा तो यहां केवल और केवल मत शेष रहेगा। क्या रहेगा? मत शेष रहेगा, और अर्थ शब्द लग जाएगा। अर्थ प्लस मत, अर्थ प्लस मत हो जाएगा। तो अब इससे जोड़ेंगे तो अर्थ मत बनेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मत का वत हो जाता है। मत का क्या हो जाता है? वत हो जाता है। अब मत का वत हो जाएगा तो यहां बन जाएगा अर्थ, और वत जुड़ जाएगा तो अर्थवत हो गया। अब बात करें कि सर यहां अर्थवत बना है, तो यहां कैसे आपने अर्थवान कह दिया, यहां अर्थवती, यहां अर्थवत? तो आपको मैं बता दूं कि मूल शब्द से जब प्रत्यय जुड़ता है तो ये नपुंसक लिंग में रूप का निर्धारण करता है। फिर इसका परिवर्तन पुल्लिंग स्त्रीलिंग में किया जाता है। अब इसमें पुल्लिंग में करने के लिए वत का करेंगे यहां वान, वत का वान होगा तो अर्थवान बन जाएगा। ठीक, अब ये वत का वान हो जाएगा तो अर्थवान, और यहां जब वती बनाना हो स्त्रीलिंग में तो गीप प्रत्यय लगाया जाता है स्त्री प्रत्यय का। कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय, और गीप प्रत्यय लग जाएगा तो अर्थवती बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न कौन सा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चले, इसका हमारा प्रश्न क्रमांक 13 का विकल्प नंबर दूसरा क्या था? बिल्कुल सही था। इसलिए अब आगे चलेंगे। अगला प्रश्न होगा 14 नंबर का। इसमें दिया हुआ है स्वबाहु बलम आश्रित्य, स्वबाहु बलम आश्रित्य संधिरस्ति, स्वबाहु बलम आश्रित्यम संधिरस्ति। इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है क्या, यड़ संधि है क्या, अयादि है क्या, दीर्घ है? देखें जरा, ये लिखा हुआ है स्वबाहु, स्वबाहु बलम, स्वबाहु बलम, बलम आश्रित्य, आश्रित्य, ये पद दिया हुआ है आश्रित्य। ठीक है ना? स्वबाहु बलम आश्रित्य, स्वबाहु बलम आश्रित्य में कौन सा पद, कौन सी संधि होगी? तो पहली बात तो देखिए, यहां पर हलंत होगा तो ये सीधा पद मिल जाएगा। अब ये कब होता है? जैसे इसमें कभी कभी ऐसा है, जैसे इसमें देखो कोई भी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, और जब व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो ऐसा इसका विग्रह भी नहीं होगा। अब इसके आधार पर बनाना है तो इसमें दीर्घ संधि लगाना उचित माना जाएगा। ठीक, तो इसमें मां हमने लगा दिया, और इसका आ ले लिया, और इसका आ ले लिया, दोनों को मिलाया और आ बना दिया। अब दोनों को मिला करके आ बनाया तो स्वबाहु शब्द बन जाएगा, स्वबाहु
वलम, बलम, और आ हमारा इसमें मिल जाएगा और ये श्रित जुड़ जाएगा। ठीक, तो सीधा सीधा आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, ये बनेगा स्वबाहु, स्वबाहु बलमाश्रित, बलमाश्रित बन गया है स्वबाहु बलमाश्रित। तो कौन सी संधि होगी इसमें? दीर्घ संधि। देख लीजिए, विकल्प नंबर हमारा चौथा सही होगा, इसका हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, प्रश्न क्रमांक 14 का। ठीक, चले आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आगे प्रश्न में देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न क्या है। देखें, शब्द दिया हुआ है कीर्तिम, प्रकृति प्रत्यय अस्ति। प्रकृति और प्रत्यय को हमें इसमें से चयन करना है। इसमें प्रकृति क्या है, इसकी मूल धातु क्या है और मूल शब्द क्या है, और प्रत्यय क्या है इसमें जरा देखेंगे। क्री धातु एक तिन प्रत्यय रहेगा, क्री और कीर्ति और मा रहेगा, कीर्त इम रहेगा, क्री धातु ती रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ कीर्तिम में क्री धातु होती है। तो पहला ऑप्शन और दूसरा, अब लास्ट ऑप्शन हमारे लिए रह गया है, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अब बात करें कि ती जोड़ेगा तो कीर्ति बनेगा। ठीक, तो ये सही है क्या? तो ती प्रत्यय होता नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब हम इसके पहले ऑप्शन पर बात करते हैं, तो क्री इक्तिन, क्री धन इक्तिन हमारा रहेगा। क्री और इक्तिन जब बन जाएगा तो क्री से बनेगा हमारा कीर्ति। क्या बनेगा? कीर्त, कीर्त बन गया, कीर बन जाएगा, कीर, यहां अर हो जाएगा इर, और ना की संज्ञा हलंत्यम, हलंत्यम, हलंत्यम से ना की संज्ञा और का की होगी लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते से हमारा क्या हो जाएगा? इसको अलग कर देंगे का को, और हमारा शेष रहेगा ती। अब बात करते हैं हम, जब कीर और ती बन जाएगा तो इसमें हमारा ये रा हमारा जो आधा रहता है ये हमारा इस ता के ऊपर जाएगा। किस में जाएगा? ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। तो ये रा हमारा जब ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा कीर्ति। ठीक, कीर्ति। अब यहाँ पर जब पद बनेगा तो ये बन जाएगा कीर्तिम। क्या बनेगा? कीर्तिम बन जाएगा। कीर्तिम बन गया तो कीर्तिम के आधार पर साधारण हमारा कीर्तिम बन जाएगा पद। ठीक, ये बन गया हमारा कीर्तिम। तो यही हमारा पद है विकल्प का। इसका आंसर देख लेते हैं हम, क्या है? का नंबर का ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा। तो साधारण क्री धन इक्तिन बन गया है तो कीर्तिम बन जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्रमांक क्या कहता है। देखें, प्रश्न क्रमांक 16 हमारा 16 नंबर का प्रश्न रहेगा, और 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखें, गतिम। अभी गतिम प्रकृति प्रत्यय, गतिम प्रकृति प्रत्यय हमारा क्या है जरूर देखें। इसमें दिया हुआ है गति। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपका एक बार पहले भी आ चुका है, इसकी पुनरावृत्ति हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। गम धातु और इक्तिन प्रत्यय रहेगा इसमें, सीधा सीधा बनाए गम प्लस इक्तिन। जल्दी से कर लीजिए, नकार की और ककार की संज्ञा हो जाएगी, केवल ती शेष रहेगा, और प्लस गम रहेगा, गम में माँ हो जाएगा, गम से गति बन जाएगा। ठीक, गम से गति और रूप चल जाएगा तो गतिम बन जाएगा, सीधा सीधा। ठीक, अब ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग में बन जाएगा गति। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है ना, इसका ऑप्शन भी क्या होना चाहिए? दूसरा हो गया। विकल्प नंबर इसका दूसरा सही होगा, ये पहले हो चुका है प्रश्न पत्र। ठीक, अब 17 नंबर का देखेंगे। तत्धन चकारा, तत्चकार संधिरस्ति, इसमें संधि कौन सी है ये हमें देखना है कि तत्धन चकारा संधिरस्ति, तो इसका हम तत्धन चकार करेंगे, चकारा। देखें, इसमें स्वर संधि होगी, हल संधि होगी, विसर्ग होगी, श्चुत्त होगी। ठीक, स्वर संधि होगी नहीं, इसमें स्वर संधि नहीं है। हल संधि होगी, हाँ व्यंजन तो लगी हुई है तो व्यंजन हो सकती है। विसर्ग, विसर्ग नहीं लगा। अब श्चुत्त संधि, हाँ श्चुत्त संधि भी हो सकती है। तो यहां देखिए, अगर श्चुत्त ना होती तो व्यंजन संधि हो जाती, लेकिन व्यंजन संधि के साथ में श्चुत्त दिया है तो ये मान के चलिए कि यहां अब श्चुत्त संधि ही हो सकती है। ठीक, श्चुत्त संधि में हमारी श्चुत्त संधि जो है इसमें सूत्र होता है हमारा स्तोह श्चुनः इश्चु, स्तोह श्चुनः इश्चु। यह स्तोह श्चुनः इश्चु सूत्र कहता है, ये दंती सकार अगर पूर्व पद में हो तो सेटिश वाले सा में परिवर्तन कर लेता है, ता वर्ग हो तो चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो अब इसका परिवर्तन करेंगे कैसे? जैसे ये लिखा ता, था, दा,
धा ना, ये लिखा हुआ है तो यहां हो जाएगा चा, छा, जा, झा और चा छा जा झा। ठीक, इस प्रकार से ता के स्थान पर चा हो जाएगा तो ये तत है तो तच हो जाएगा और ये चकार हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें। अब इसको सीधा सीधा मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया तच्चकार, हो गया कि नहीं हो गया? तच्चकार, तच्चकार सीधे शब्द पद बन गया है। तो इसमें हमारी संधि कौन सी होगी? इश्चुत्त संधि। कौन सी संधि? देखें विकल्प, हल संधि, इश्चुत्त संधि आ गया। ये विकल्प इसमें रॉन्ग है, आप इस आंसर को लगाएंगे, वो थोड़ा सा हो सकता है उसको आंसर सीट में समझ में ना आया हो। ठीक, इसलिए इसका विकल्प आप घ नंबर लगाएंगे, इश्चुत्त संधि। इस्तो, इश्चुना, इश्चु। ठीक, चलो आगे देखेंगे। इसका डी नंबर याद रखिएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूं। ठीक, चले आगे देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 18 नंबर का, अष्टदश नंबर का जो हमारा प्रश्न रहेगा उसको देखें। लिखा हुआ है सिंधु राजेन, सिंधु राजेन विभक्ति वचनम चुनित। सिंधु राजेन पूरा पद है हमारा, सिंधु राज्य में कौन सा हमारा विभक्ति वचन है? तो ये भी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। राजेन शब्द दिया हुआ है तो तृतीया है क्या? रामेण, गणेशेन, बालकेन, तृतीया। तृतीया एक वचन का हमारा रूप होगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से अकारांत पुल्लिंगवाची शब्दों के आधार पर इसको भी हम हल करते हैं। ठीक, तो इसका विकल्प नंबर तीसरा हमारा सही होगा। आगे देखेंगे बहुत जल्द। ये हमारे इसमें 18 प्रश्नों को रखा गया था। मानो ही महताम धनम, मान सम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। अपना स्वाभिमान बचा करके रखिएगा, परास्त नहीं होना है, जंग को जीत करके रखना है, हौसले बुलंद करके रखना है और बुलंदियों को छूना है। इसलिए पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैग्नेट परिवार आपके साथ है। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपको निःशुल्क शिक्षा देता है, इसीलिए आप लोग तत्पर रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, कमेंट जरूर करते रहिएगा। और अगर ई बुक्स के माध्यम से आपको नोट्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा, हमसे संपर्क करिए और आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छे नोट्स। तो बने, मैंने क्या कहा, आपको मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपका उज्जवल भविष्य हो, मैग्नेट परिवार आपके साथ है। धन्यवाद।